नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र खटनावले ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको करवाने वाला हूं विज्ञान कार्य पुस्तिका कक्षा 10 में से कार्यपत्रक 35, 36 और 37 का संपूर्ण सॉल्व। तो क्लास को पूरा वॉच करना है, अपने मित्रों के साथ में आपको ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर करना है। और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। ओके, वीडियो को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। लाइक आप नहीं करते हैं वीडियो को पसंद, वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक भी आपको करना है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पर देखो भाई, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है, कार्यपत्रक 35 है आपका। देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। बताइए, दृष्टिपरास किसे कहते हैं? बताइएगा, दृष्टिपरास जो है किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर अपन लिखेंगे कि एक मानव नेत्र के लिए, किसके लिए? एक मानव नेत्र के लिए सबसे निकटतम और सबसे दूरस्थ दृष्टि बिंदु के बीच को मानव नेत्र की जो दृष्टि है इसको अपन क्या कहेंगे? परास कहेंगे। क्या है यहाँ पर? ये की जो है इसको नहीं लिखना है भाई, ठीक है, आपको ये वाला नहीं लिखना है, ठीक है। हाँ, वापस बोल रहा हूं कि एक मानव नेत्र के लिए सबसे निकटतम और सबसे दूरस्थ दृष्टि बिंदु के बीच को मानव नेत्र की दृष्टि परास कहते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब देखो प्रश्न संख्या 2 है यहाँ पर। दिया गया किरण, जो यहाँ पर ये दिया गया किरण है, किरण चित्र नेत्र के कौन से दृष्टि दोष को प्रदर्शित कर रहा है? यानी कि दृष्टि दोष को मतलब कि कौन सी दृष्टि दोष को ये प्रदर्शित कर रहा है? दृष्टि दोष आपने पढ़े हैं, ठीक है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आपको यह भी बताना है। तो देखो यहाँ पर इसके अंदर जो नेत्र दोष है वो कौन सा है भैया? निकट दृष्टि दोष है। कौन सा है? निकट दृष्टि दोष जो है इसके अंदर बन रहा है। ओके, फिर देखो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है? प्रतिबिंब की स्थिति है रेटिना से पहले। जो प्रतिबिंब बन रहा है ना वो रेटिना से पहले बन रहा है। ओके, फिर इसका निवारण के उपाय क्या है? निवारण अपन कैसे कर सकते हैं? अवतल लेंस का उपयोग करके जो है इसका निवारण जो है अपन कर सकते हैं। ओके बच्चा, अब देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 3 देखो, यदि परितारिका नहीं होगी, यदि क्या नहीं होगी? यदि परितारिका नहीं होगी तो उसका नेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताओ भाई, क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आंसर लिखेंगे अपन, परितारिका एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है। कैसा होता है? जो परितारिका होती है ना, ये गहरी पेशीय डायफ्राम होती है, ठीक है। परितारिका एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। ओके, और पुतली आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली का क्या कार्य है भाई? पुतली का कार्य क्या है? आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को क्या करती है? नियंत्रित करती है। ओके, याद रखना है। अतः यदि परितारिका नहीं होगी तो पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित नहीं कर पाएगी। क्या नहीं होगी? परितारिका नहीं होगी तो पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित नहीं कर पाएगी, जिससे हमें वस्तुएं स्पष्ट नजर नहीं आएगी और हमारी आंखें भी प्रभावित होगी, ठीक है। तो ये आंसर जो है आपको बहुत बढ़िया तरीके से लिखना है एंड याद भी आपको होना चाहिए, ताकि आपको परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण आ जाएगा। ओके, फिर देखो प्रश्न संख्या 4 परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है ताकि आपके लिए फायदेमंद हो। ओके, अब देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 है, यदि एक व्यक्ति डिफॉक्सी लेंस वाला चश्मा लगाता है तो उसे कौन सा नेत्र रोग है? बताओ भैया, डिफॉक्सी जो लेंस वाला जो चश्मा वो लगाता है तो उसे कौन सा रोग है आपको बताना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 कर रहे हैं अपन, इसका आंसर लिखेंगे जरा दूरदृष्टि रोग है उसमें, है ना। डिफॉक्सी यदि लेंस लगाता है तो उसमें कौन सा रोग आ जाएगा? जरा दूरदृष्टि रोग उसमें आ जाएगा। तो डिफॉक्सी लेंस में ऊपरी भाग में तो क्या होता है? ऊपरी भाग में अवतल लेंस होता है ना। डिफॉक्सी जो लेंस होता है उसमें जो ऊपरी भाग होता है उसमें तो अवतल लेंस होता है तथा निचले भाग में जो है उत्तल लेंस लगा होता है, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है आपका, यह चित्र प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शा रहा है? स्पष्ट करना है भाई, ठीक है। ये जो चित्र देखा यहाँ पर देखो, श्वेत प्रकाश पुंज जो है यहाँ पर कांच का जो प्रिज्म है इससे ये गुजर रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर विपग्योर यानी कि श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम यहाँ पर बना, ठीक है। तो देखो अपन क्या करेंगे, इसका अपन लिखेंगे आंसर प्रश्न संख्या 5 का, यह परिघटना है श्वेत प्रकाश के प्रकिरण है ना, प्रकिरण को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? प्रकिरण को दर्शाती है। जब श्वेत प्रकाश पुंज किसी कांच के प्रिज्म से होकर गुजरती है
तो श्वेत प्रकाश अपने अव्ययी रंगों में विभक्त हो जाता है। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन जो है इसको कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी जो है लिखा हुआ है प्रकीर्णन लिखा हुआ है भाई। ठीक है, इसको अपन प्रकीर्णन कहेंगे, इसकी प्रकीर्णन है यहाँ पर। ओके, इसको आप सही करोगे। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे अपन? इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो आपको आंसर लिखना है। ओके, प्रश्न संख्या 6 लिखेंगे अपन। प्रश्न संख्या 6 क्या है यहाँ पर कि प्रिज्म कोण को परिभाषित कीजिए। क्या करना है यहाँ पर? प्रिज्म कोण को परिभाषित आपको करना है। तो उत्तर लिखना है आपको कि प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रिज्म के दो पार्श्व जो फलक होते हैं ना, के बीच का जो कोण होता है उसको अपन क्या कहेंगे? प्रिज्म कोण कहेंगे। ओके, प्रश्न संख्या 7 देखो यहाँ पर, नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? बताओ भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है बच्चा? 25 सेंटीमीटर जो है इसकी दूरी होती है। ओके, अगला करें अपन। देखो अगला है आपका विद्युत है कार्यपत्रक 36। तो देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहेगा? इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि 100 वाट का विद्युत उपकरण, कितने वाट का? 100 वाट का विद्युत उपकरण प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में आता है। कितने घंटे उपयोग में आता है? 6 घंटे उपयोग में आता है। उसके द्वारा 30 दिन में कितनी ऊर्जा यूनिट में प्रयुक्त होगी? 30 दिन में कितनी ऊर्जा जो है यूनिट में प्रयुक्त होगी आपको बताना है। तो देखो यहाँ पर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुणा घंटा गुणा दिनों की संख्या बटे में 1000 आएगा। ठीक है, याद रखना ये फॉर्मूला। ठीक है, वाट गुणा घंटा गुणा दिनों की संख्या बटे में कितना? 1000। अब वाट कितना दे रखा है? 100 वाट दे रखा है, लिख दीजिए 100। फिर देखो यहाँ पर घंटा कितना दे रखा है? 6 घंटे दे रखा है, 6 घंटे उपयोग किया जाता है प्रतिदिन, तो लिख दीजिए यहाँ पर 6। फिर देखो यहाँ पर दिनों की संख्या कितनी है भाई? 30 दिन है, लिख दो यहाँ पर 30 बटे में कितना? 1000 लिख दीजिए ना। 1000 कहाँ दिक्कत है? आप देखो यहाँ पर 000 है, ऊपर भी 000 है, 1 0 ये रहा, 2 0 ये रहे, तो 3 0 से 3 0 कट गए, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, बचा क्या है अपने पास में? 6 गुणा 3 बचा है बच्चा। कितना बचा है? 6 गुणा 3 बचा है। कर दीजिए 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आएगा? 18 आएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना है? 18 यूनिट आ जाएगा भाई। ठीक है, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। ओके, प्रश्न संख्या 2 देखेंगे अपन। देखो प्रश्न संख्या 2 है कि 1 एम्पियर धारा को परिभाषित कीजिए। क्या करना है अपन को? 1 एम्पियर धारा को परिभाषित यहाँ पर करना है। अब देखो उत्तर है, जब किसी विद्युत परिपथ में इकाई समय एकांक आवेश, यानी कि एकांक आवेश का मतलब होता है 1 कूलम, ठीक है, प्रभावित होता है तो परिपथ में उत्पन्न धारा का मान क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। ठीक है, तो अब देखो प्रश्न संख्या 3, सरल विद्युत परिपथ का सांकेतिक चित्र बनाइए। तो सरल विद्युत परिपथ का आपको सांकेतिक चित्र बनाना है। ये आपका वोल्ट मीटर आ गया, प्लस इधर माइनस इधर। ठीक है, ये आपका एमीटर है। ठीक है, एमीटर हो गया, प्लस माइनस, ये बीच में ए लिखा है भाई। ठीक है, एमीटर, ए का मतलब एमीटर हो गया। ये आपका स्विच है, स्विच का मतलब बटन, ये बल्ब लगा हुआ है यहाँ पर, और ये आपकी आ जाएगी बैटरी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको सांकेतिक विद्युत सरल विद्युत परिपथ का जो सांख्यिक चित्र है वो आपको इस प्रकार से बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पर बना रखा है। ओके, इंपॉर्टेंट भी है। अगला देखेंगे प्रश्न संख्या 4। बताओ भाई, प्रदर्शित चित्र का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या करना है यहाँ पर? यहाँ पर जो चित्र दे रखा है इसका अपन को क्या करना है? प्रतिरोध ज्ञात करना है अपन को। तो देखो यहाँ पर समांतर क्रम के लिए 1/r है ना, बराबर में 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, तो देखो 1/r बराबर 1/6 है यहाँ पर, ये इसको मान, ये वाला 1/6 प्लस 1/6 है। अब इसको ऐड करेंगे तो 2 बटे आपका हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसको काटेंगे अपन। बताओ 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, यानी कि 1/3 यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो r का यहाँ पर क्या आया मान? 3 ओम आया। कितना आया? 3 ओम आया। अब देखो ये इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो ये 6 ओम, ये 3 ओम हो गया। अब देखो तुल्य प्रतिरोध अपन याद करेंगे तो r बराबर r1 प्लस r2 कर देंगे अपन, तो r1 r2। ठीक है, तो R1 तो आपका 6 ओम और R2 कितना आया अपना? 3 ओम आया। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे अपन तो आपका आ जाएगा 9 ओम। आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 9 ओम। ओके, तो इस प्रकार से आपको करना है। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं इसका सूत्र लिखिए, है ना। विद्युत शक्ति किसे कहा जाता है इसका सूत्र भी आपको यहाँ पर लिखना है बच्चा। तो देखो यहाँ पर किसी विद्युत परिपथ में लिखेंगे अपन, किसी विद्युत परिपथ में धारा प्रभावित करने पर इकाई समय में किया गया कार्य शक्ति कहलाता है। क्या किया गया कार्य? इकाई समय में किया गया जो कार्य है ना, इसको अपन क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ठीक है, इसका सूत्र क्या है? इसका सूत्र होता है P बराबर W बटावा
टी, इसका मात्रक है ना जूल बटा सेकेंड अथवा अपन वाट कहेंगे। ठीक है, अब देखो प्रश्न संख्या 6 है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो वी स्क्वायर बटा आर करता है, वी आई करता है, आई स्क्वायर आर करेगा, लेकिन आई आर स्क्वायर नहीं करेगा। ये आपका जो है यहाँ पर बे ऑप्शन जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये डन होता है आपका। अगला करेंगे अपन कार्यपत्रक 37। तो देखो यहाँ पर कार्यपत्रक 37 है ना, विद्युत है आपका। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ओम के नियम का सूत्र लिखिए एवं उसमें प्रयुक्त प्रतीकों के नाम लिखिए। क्या करना है यहाँ पर, ओम के नियम का सूत्र लिखना है और उसमें प्रयुक्त प्रतीकों के नाम भी आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो देखो यहाँ पर ओम के नियम का सूत्र V बराबर आई आर। आप देखो V का मतलब तो क्या हुआ यहाँ पर, विभवांतर वोल्टेज। ठीक है, विभवांतर वोल्टेज, वोल्टेज हो गया। I का मतलब विद्युत धारा। ठीक है, और R का मतलब क्या करेंगे अपन, R का प्रतीक क्या होता है, चालक का प्रतिरोध। ठीक है, ये आपके प्रतीक आ जाएंगे, तो आपको प्रतीक यहाँ पर ऐसे लिखने हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 देखो भाई, ओम का नियम लिखिए। क्या करना है अपन को, ओम का नियम बताना है। तो लिखो यहाँ पर, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार में प्रवाहित धारा का मान उस चालक के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर है, समानुपाती विभवांतर के समानुपाती होती है, बेशर्ते चालक तार का ताप नियत होना चाहिए। कैसा होना चाहिए भाई, नियत होना चाहिए। ओके, फिर देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 है बच्चा, ओम के नियम के प्रायोगिक सत्यापन का परिपथ चित्र बनाइए। ठीक, अपने पिछले वक्त कार्यपत्र के अंदर भी इसके जस्ट पीछे वाले में अपन ने देखा था चित्र, तो उसी प्रकार से आपको ये बनाना है। ठीक है, ये बल्ब आ गया, ये एमीटर हो गया, ये बैटरी है, ये स्विच है। ठीक, वैसा का वैसा चित्र आपको बनाना है। ओके, फिर देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या 4, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक लिखिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ओके, फिर देखो प्रश्न संख्या 5, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। यानी कि किसी चालक का जो प्रतिरोध है ना, ये किन किन कारकों पर निर्भर करेगा। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा चालक तार की लंबाई पर। ठीक है, सबसे पहला लिखेंगे अपन तार की लंबाई पर निर्भर करता है। फिर सेकंड लिखेंगे चालक जो है तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी जो है निर्भर करता है। और आपका आ जाएगा चालक तार के पदार्थ की प्रकृति पर भी जो है निर्भर करता है, और यहाँ पर तापमान पर भी जो है निर्भर करेगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने 4 लिखे हैं, तो आप चारों आपको लिखने हैं भाई। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 देखो यहाँ पर, विद्युत परिपथ में ए मीटर व वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, बताओ भैया। तो देखो यहाँ पर ए मीटर को तो श्रेणी क्रम में एवं वोल्ट मीटर को समांतर पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। याद रखेंगे किसको, ए मीटर को तो श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे अपन, उस युक्ति का नाम बताइए जिसका प्रतीक चिन्ह है प्लस माइनस है। तो आपका विद्युत सेल हो जाएगा। ठीक है, विद्युत सेल विकल्प बी जो है यहाँ पर राइट होगा भाई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपको करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है बच्चा आपको जो है यहाँ पर अपनी जो कार्य पुस्तिका उसमें फिल करेंगे, और समझ समझ करके आपके एग्जाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ये है ना। 35, 36 और 37 का अपन ने आज सॉल्यूशन देखा है। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो लाइक आपको करके जाना है, और चैनल पर यदि पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो को शेयर भी आपको करना है। तो मिलने वाले हैं अपन आगे के वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ, है ना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।